Hi everyone, I hope you all are doing great. So today we are going to discuss some important questions of BEGE 144. उससे पहले अगर आपने अभी तक गेस्ट पेपर परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया गया है shop.hindustanknowledge.com उस पर क्लिक करके आप गेस्ट पेपर परचेस कर सकते हो। वेबसाइट पे आकर आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है, फॉर एग्जाम्पल BEGE 144, ठीक है, इस पे क्लिक करके बाय नाउ कर सकते हो। आपका जो भी क्वेरीज है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BEGE 144। सो चार क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एग्जामिन द थीमेटिक ओवरटोन्स ऑफ आर्थर मिलर्स ऑल माय सन। थीमेटिक ओवरटोन्स का मतलब पता है क्या? थीमेटिक ओवरटोन्स मतलब डीप फीलिंग्स और आइडियाज, डीपर फीलिंग्स ऑफ दैट प्ले ऑल माय सन, उसको आपको डिस्कस करना है। सो आर्थर मिलर का ये जो प्ले है, ये जो ड्रामा है जिसका नाम है ऑल माय सन, इज अ फेमस मॉडर्न ड्रामा जहां पर एक इम्पोर्टेंट मोरल एंड सोशल इश्यूज को प्रेजेंट किया है। इस प्ले में जो मेन कैरेक्टर है वो है जो कीलर, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन उसने कुछ अपने लाइफ में कुछ रॉन्ग डिसीजन लिया है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, जिस वजह से बहुत सारे सोल्जर्स का, यंग पायलट्स का डेथ हो जाता है। So through this story, Miller shows that every person's actions affect society. आप सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं सोच सकते हो, आपकी कुछ responsibilities है towards your society. The play contains several important themes that remain relevant even today. So पहला जो थीम है वो है individual versus social responsibility. The main theme of the play is the conflict between personal responsibility and social responsibility. मतलब खुद के लिए एक मतलब खुद के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोसाइटी के टूवर्ड्स एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट इस प्ले में दिखाया गया है। जो मेन जो कैरेक्टर है जो किलर, उसको लगता है कि उसका जो एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, उसको अपनी फैमिली को बचाना है, अपने बिजनेस को बचाना है। टू सेव हिज कंपनी फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, वो क्या करता है? ही अलाउज डिफेक्टिव एयरप्लेन पार्ट्स टू बी सेंट टू द मिलिट्री। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे उसने क्या किया, उसे पता था कि उसके कंपनी का जो एयरप्लेन है वो डिफेक्टिव है, डैमेज है, लेकिन फिर भी वो अपने बिजनेस के लिए, पैसों के लिए उसने मिलिट्री को वो बेच दिया। उसको लगता है कि मैंने ये ठीक किया क्योंकि मैंने अपने फैमिली के बारे में सोचा, मैंने अपनी बिजनेस के बारे में सोचा। लेकिन उसका ही बेटा क्रिस बिलीव्स दैट अ पर्सन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ अदर्स। लेकिन उसका ही बेटा, खुद का बेटा क्रिस, उसको लगता है कि एक जो इंसान है उसको सबके बारे में सोचना चाहिए। तुम खुद के बारे में सोचो लेकिन सबके बारे में भी सोचो, सोसाइटी के लिए भी तुम सोचो। In the end, Joel realizes that the dead pilots were also all my son, showing that every human life is valuable. लेकिन लास्ट में जो को ये समझ में आता है, उसको गिल्टी फील होता है कि जो भी जितने भी पायलट्स मारे गए वो सब ऑल माय सन, मेरी तरह, जैसे कि मेरे दो बेटे हैं वैसे वो भी किसी के बेटे थे। सो दे आर लाइक माय सन। द कॉस्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, ये और एक थीम है। अनदर इम्पोर्टेंट थीम इज द डार्क साइड ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। जो किलर wants
सक्सेस, वेल्थ एंड सिक्योरिटी फॉर हिज फैमिली। जो किलर अपने फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहता था, पैसा चाहता था, एंड वो अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहता था। In his desire to protect his business, he ignores honesty and morality. वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहता था एंड इस वजह से वो क्या किया, वो अपने ऑनेस्टी को, मोरालिटी को एकदम इग्नोर किया, कंप्लीटली इग्नोर किया। His actions show that when people place money and success above human life, the results can be tragic. अगर आप सबसे ऊपर, अगर आप पैसों को अगर रखोगे या फिर अपने सक्सेस को अगर रखोगे, तो जो रिजल्ट होगा वो ट्रेजिक होता है। द रिजल्ट्स कैन बी ट्रेजिक, पैथेटिक होता है रिजल्ट। जो राइटर है आर्थर मिलर, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ब्लाइंड एम्बिशन को। उस बिलीफ को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है जहां पर दिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एथिकल वैल्यूज। नेक्स्ट है गिल्ट, complicity and denial. The play also focuses on guilt and the refusal to accept the truth. लास्ट में, इस प्ले के एंड में हम देखते हैं कि जो किलर में एक गिल्टी फील होता है, उसे गिल्ट होता है कि हाँ मैंने गलत किया है, लेकिन वो ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसने अपने क्राइम को बहुत सालों तक उसने हाइड किया है, सबसे छुपाया है। While his wife Kate refuses to believe that her missing son Larry is dead. उसका और एक बेटा है लैरी जो कि डेड है, मतलब वो भी अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जो किलर का जो वाइफ है केट, वो भी ये बिलीव नहीं कर रहा है कि उसका बेटा अभी नहीं है। The family lives with lies and false hopes. These lies create tension and destroy relationship. इस वजह से उनके बीच में भी एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, उनका भी रिलेशनशिप टूट रहा है। Miller shows that truth cannot be hidden forever and guilt eventually comes back to punish those who try to escape it. Miller दिखाता है कि तुम सच से कभी भी भाग नहीं सकते हो, सच हमेशा तुम्हारे पीछे ही भागेगा, तुम्हें गिल्टी फील होगा। नेक्स्ट जो थीम है वो है आइडियलिज्म वर्सेस सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब क्या है, सेल्फिश होना, सेल्फिश। जो का ये एक बेटा है क्रिस कीलर, रिप्रेजेंट्स ऑनेस्टी, जस्टिस एंड आइडियलिज्म। वो ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है, जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। उसने बोला कि आपने गलत किया है, उसने अपने फादर को बोला कि आपने गलत किया है। After fighting in the war, he believes that people should care for one another and live with integrity. उसको लगता है, वो ये बोलता है कि हम सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। लेकिन जो है ऑन द कॉन्ट्ररी, जो है वो प्रैक्टिकल है एंड उसका जो एटीट्यूड है वो एकदम कंप्लीटली अलग है, सेल्फिश है। The conflict between father and son highlights the difference between moral values and personal gain. वो जो father and son के बीच में जो ये conflict चल रहा है, तो वो एक moral values and personal gain के बीच में एक conflict को दिखा रहा है। पर्सनल गेन मतलब पर्सनल गेन जो है वो जो को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो मोरल वैल्यूज है वो उसके बेटे क्रिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। So Chris's disappointment reflects the struggle between hope and corruption. In conclusion, All My Sons is a powerful play that teaches the importance of honesty, responsibility and compassion. ये जो प्ले है आर्थर मिलर का, जो ये प्ले है All My Son, ये एक ऐसा पावरफुल प्ले है जो कि हमें दिखाता है कि ऑनेस्टी कितना जरूरी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स सोसाइटी। Arthur Miller reminds readers that people are not responsible only for their own families but also for society as a whole. आप सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, नहीं, आपको सोसाइटी की टूवर्ड्स भी आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The play warns against greed, dishonesty and selfishness while promoting moral responsibility and respect for human life. ये जो प्ले में
दिखाया गया है कि जो ये ग्रीड है, लोभ है, डिसऑनेस्टी है, सेल्फिशनेस है, ये कैसे जो लाइफ है वो एकदम पैथेटिक एक लाइफ बन जाता है लास्ट में. सो its themes continue to be meaningful in the modern world. ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन देखो. Examine the dramatic techniques used by Mohan Rakesh in the play Halfway House. Halfway House ये जो प्ले है, इस प्ले में ड्रामेटिक टेक्निक्स का कैसे यूज किया है मोहन राकेश ने. मोहन राकेश हाफवे हाउस, जिसको आप आधे अधूरे भी बोल सकते हो, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिंदी प्लेज. It presents the problems of a middle class family and shows how people struggle with loneliness, frustration, and broken relationship. इस प्ले में मिडिल क्लास फैमिली के प्रॉब्लम को दिखाया गया है. दिखाया गया है कि लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे, वो कैसे मतलब अकेले है, सब लोग अकेले हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो टूट रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं लोग. द प्ले इज फेमस नॉट ओनली फॉर इट्स थीम बट ऑल्सो फॉर इट्स यूनिक ड्रामेटिक टेक्निक. ये जो प्ले है ये फेमस है, लेकिन इसके थीम के वजह से ये फेमस नहीं है. इसकी यूनिक जो ड्रामेटिक टेक्निक्स है उसके बारे में उसके वजह से ही ये जो प्ले है ये फेमस है. तो किस तरीके के कैसे ड्रामेटिक टेक्निक्स, किन किन ड्रामेटिक टेक्निक्स का इस प्ले में यूज किया गया है वही हम जानेंगे इस आंसर में. सो दीज टेक्निक्स मेक द प्ले रियलिस्टिक, मीनिंगफुल एंड इमोशनली पावरफुल. तो पहला जो ड्रामेटिक टेक्निक है वो है रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन. ये जो प्ले है इसमें एवरीडे लाइफ को दिखाया गया है, एवरीडे लाइफ ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली. जो कैरेक्टर्स है वो नॉर्मल, सिंपल, नेचुरल लैंग्वेज में बात करते. जो आर्ग्यूमेंट्स होता है उनके बीच में, उनका जो इमोशन है, जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत रियल दिखता है. द ऑडियंस कैन इजीली रिलेट टू द फैमिलीज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. अगर लैंग्वेज अगर रियल है, सिंपल है, नेचुरल है, तो ऑडियंस को भी समझ में आता है, उनका इमोशन समझ में आता है, उनका प्रॉब्लम समझ में आता है. फैमिली में क्या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है, किसके साथ क्या झगड़ा हो रहा है, जो उनका जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके बीच में, वो ऑडियंस को भी समझ में आता है. नेक्स्ट है यूज ऑफ द प्रोलॉग. प्रोलॉग का यूज किया गया है. द प्ले बिगिंस विद द प्रोलॉग. प्रोलॉग स्टार्टिंग में ही, प्रोलॉग से ही स्टार्ट हुआ है ये प्ले, इन बीच जहां पर एक इंसान जो है वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात कर रहा है. This breaks the traditional style of theater and prepares the audience to think deeply about the problems of modern life. It also introduces the central idea that modern people are searching for identity and happiness but remain incomplete. प्रोलॉग के थ्रू हम देखते हैं कि एक प्ले का जो सेंट्रल आइडिया है वो प्रोलॉग के थ्रू ही हम लोग देखते हैं. सो सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया यही है कि जो आज के जो लोग हैं, जो मॉडर्न पीपल है, वो लोग आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं. वो लोग दे आर सर्चिंग फॉर देयर आइडेंटिटी. वो लोग खुशी ढूंढ रहे, हैप्पीनेस ढूंढ रहे, लेकिन वो लोग अधूरे हैं, आधे अधूरे, इनकम्प्लीट. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वन एक्टर प्लेइंग मेनी रोल्स. एक ही एक्टर है लेकिन वही बहुत सारे नाम पे, मतलब नाम के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को दिखा रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है. One of the most creative techniques in the play is that one actor performs several male characters such as Mahendra, Singhania, Jagmohan, Jineja and Manoj. ये एक क्रिएटिव एक टेक्निक आप बोल सकते हो कि एक ही एक्टर बहुत सारे रोल परफॉर्म कर रहा है. कहीं पर वो महेंद्र नाथ हो रहा है, कहीं पर वो सिंघानिया हो रहा है, कहीं पर जगमोहन, कहीं पर जिनेजा, कहीं पर मनोज. So these suggest that although these men have different names and position, they all have similar weaknesses. इसका मतलब है कि शायद उनका नाम अलग हो सकता है, पोजीशन अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो वीकनेसेस है, उनका जो इमोशनल पेन है, डिफिकल्टीज है, जो भी उनका जो वीकनेसेस है, वो सबका सेम है. नाम अलग है लेकिन प्रॉब्लम सेम है. Through these techniques, Rakesh shows that Savitri cannot find the perfect man because every person is incomplete. सावित्री को कभी भी परफेक्ट मैन नहीं मिल सकता है,
क्योंकि एवरी पर्सन इज इनकम्प्लीट, आधे अधूरे अधूरे। नेक्स्ट पॉइंट इज symbolism of the house. The house in the play is not just a place to live, it is a symbol. हाउस जो है, घर जो दिखाया गया है इस प्ले में, वो सिर्फ एक ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप रहते हो, अ प्लेस टू लिव, नॉट जस्ट अ प्लेस टू लिव। ये एक सिंबल है, एक ब्रोकन फैमिली का सिंबल है, एक इनकम्प्लीट लाइफ का सिंबल है। The untidy and uncomfortable house reflects their emotional problem, lack of peace and failure to achieve happiness. जो घर का जो सिचुएशन है, जो अनटाइडी सिचुएशन है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि उनके इमोशनल प्रॉब्लम, वो लोग क्या अपनी लाइफ में फेस कर रहा है। पीस नहीं है उनके लाइफ में, शांति नहीं है, फेलियर है, वो दिखा रहा है उनके घर की हालत। नेक्स्ट है सर्कुलर प्लॉट स्ट्रक्चर। प्लॉट का जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर है। सर्कुलर स्ट्रक्चर मतलब ये पहले स्टार्ट होता है फिर एंड होता है विद महेंद्रनाथ रिटर्निंग होम। मतलब महेंद्रनाथ जो है वो फिर से घर आ रहे, घर वापस आ रहे। दिस शोज दैट नथिंग रियली चेंजेस इन द फैमिलीज लाइफ। मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो घर से बाहर गए फिर वो घर में ही वापस आ गए। मतलब उनका जो प्रॉब्लम है वो चले जा रहे, कंटिन्यू हो रहा है, वो लोग ट्रैप हो चुके हैं उस सिचुएशन में, उस अनहैप्पी सिचुएशन में। नेक्स्ट है जो डायलॉग है वो नेचुरल है। The dialogues are simple and direct and realistic. Instead of long speeches, the characters express their feelings through everyday conversation and arguments. Everyday conversation के through वो लोग अपने feelings को express कर रहे। These dialogues reveal their frustration, loneliness and emotional pain. Everyday conversation के through वो अपने frustration को दिखा रहे, अकेलेपन को दिखा रहे, उनका जो emotional pain है, दर्द है, उसको दिखा रहे। जो कांस्टेंट जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस प्ले में, कीप द ऑडियंस एंगेज्ड एंड मेक द प्ले मोर इफेक्टिव। ठीक है। सो मोहन राकेश जो है उन्होंने रियलिज्म का यूज किया है, सिंबल का यूज किया है, हाउस प्रोलॉग का यूज किया है जो कि एकदम प्ले के स्टार्ट में ही उन्होंने दिखाया है। मल्टीपल रोल प्ले, एक ही इंसान बहुत सारे कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एंड जो डायलॉग्स है वो नेचुरल डायलॉग एंड जो प्लॉट स्ट्रक्चर है वो है सर्कुलर प्लॉट स्ट्रक्चर टू क्रिएट अ पावरफुल मॉडर्न ड्रामा। पूरे आंसर को ही आपको समराइज करना है कंक्लूजन में। These dramatic techniques help present the emotional struggles of the middle class and the search for completeness in modern life. Modern life. मिडिल क्लास लोगों का जो इमोशनल स्ट्रगल है वो दिखा रहा है इस प्ले के अंदर। जो वो लोग अपने आइडेंटिटी ढूंढ रहे, अपने दे आर सर्चिंग फॉर कंप्लीटनेस। बिकॉज ऑफ दीज इनोवेटिव मेथड्स, एंड ये जो इनोवेटिव मेथड्स का यूज किया है इस प्ले में, हाफवे हाउस जो है रिमेन्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेस इन मॉडर्न इंडियन थिएटर। ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो कि आर्थर मिलर्स ऑल माय सन्स एज अ ट्रेजेडी। आपको क्या लगता है कि आर्थर मिलर का जो ये प्ले है, जो कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन था वो भी आर्थर मिलर का ऑल ऑफ सन्स रिलेटेड ही था। हाँ, वो आपको थीम डिस्कस करना था, थीमेटिक ओवरटोन्स। एंड ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है कि आर्थर मिलर का जो ये प्ले है ऑल माय सन, ये ट्रेजेडी है क्या? अगर ट्रेजेडी है तो आपको किस पॉइंट से, किस एंगल से आपको लगता है कि ये ट्रेजेडी है, आपको वो डिस्कस करना है। आर्थर मिलर्स ऑल माय सन्स इज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है जहां पर किलर फैमिली के स्टोरी बताया जाता है। जैसे कि अनलाइक ट्रेडिशनल ट्रेजेडीज होता है जहां पर हीरो जो है वो यूजुअली किंग होता है या फिर नोबल मैन होता है, लेकिन मिलर ने इस ट्रेजेडी में एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन को प्रेजेंट किया है एज द ट्रेजिक हीरो। इस प्ले में दिखाया गया है हाउ वन रॉन्ग डिसीजन मेड फॉर प्रोफेशनल गेन कैन डिस्ट्रॉय अ फैमिली एंड मेनी इनोसेंट लाइव्स। एक गलत डिसीजन की वजह से, एक गलत रॉन्ग डिसीजन की वजह से कैसे एक फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है।
ये एक ट्रेजेडी है क्योंकि ये जो प्ले है एंड्स विथ सफरिंग। इस प्ले में सफरिंग है, जो मिलर का सफरिंग है, उनका गिल्ट है एंड बहुत सारे इनोसेंट लोगों का डेथ है, इंक्लूडिंग जो मिलर्स ओन सन्स, सॉरी जो किलर्स ओन सन्स, जो किलर है, सॉरी मैंने मिलर बोला। सो पॉइंट इज जो किलर एज अ ट्रेजिक हीरो, जो किलर जो है वो इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है। ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन हु सीक्रेटली अलाउड डैमेज्ड एयरप्लेन पार्ट्स टू बी सोल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। उसको पता था उसके जो कंपनी है, उस कंपनी में जो एयरप्लेन पार्ट्स है वो डैमेज है, डिफेक्टिव है, उसको पता था, लेकिन फिर भी वो उसको जाने दिया। उसने फिर भी पैसों की वजह से उसको बेच दिया। उसने अपनी खुद के बारे में सोचा एंड इस वजह से बहुत सारे पायलट्स का डेथ हो गया। जो को लगता है कि उसने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया है, लेकिन उसके एक सेल्फिश डिसीजन की वजह से उसकी ही डाउनफॉल हो गया। बिकम्स द कॉज ऑफ हिज डाउनफॉल, उसका ही डाउनफॉल हो गया। लाइक अ ट्रेजिक हीरो, एक ट्रेजिक हीरो जो होता है, ट्रेजिक हीरो में एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है हमेशा। जो किलर में भी वो ट्रेजिक फ्लॉ था। ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब क्या है कि एक ऐसा एक वीकनेस, कैरेक्टर में एक ऐसा वीकनेस जिस वजह से दैट लीड्स टू देयर डाउनफॉल, उनके डाउनफॉल हो जाता है एंड इसको हैमर्शिया भी बोला जाता है लिटरेचर में। सो ये जो ट्रेजिक फ्लॉ है विच इज हिज एक्सेसिव लव, वो ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? उसके फैमिली के टूवर्ड्स उसका एक्सेसिव लव, ओवर प्रोटेक्टिव ही इज, हिज डिजायर टू अर्न मनी एट एनी कॉस्ट, कि मुझे पैसा कमाना ही है, कुछ भी हो जाए, लोगों की जान भले चले जाए लेकिन फिर भी मुझे पैसा कमाना है। He fails to understand that his responsibility extends beyond his own family to society. वो ये नहीं समझ पाया कि मेरे कुछ responsibility है society के towards. Conflict between family and social responsibility. One of the main tragic themes of the play is the conflict between personal interest and social responsibility. ये एक conflict चल रहा है पूरे play में कि वो खुद के बारे में भी सोच रहा है, एक पर्सनल इंटरेस्ट है, जो किलर के पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन उसकी कुछ सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो थिंग्स दैट प्रोवाइडिंग फॉर हिज फैमिली इज हिज फर्स्ट ड्यूटी, जो को लगता है कि अपने फैमिली को सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना है एंड यही मेरा एकदम प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ टू प्रोटेक्ट माई फैमिली एंड इट्स माई फर्स्ट ड्यूटी। उसका एक बेटा है जिसका नाम है क्रिस, however believes that every person has a moral responsibility towards society. लेकिन उसका जो बेटा है एकदम डिफरेंट थिंकिंग है, उसका एकदम अलग है, ऑपोजिट ऑफ जो। उसको लगता है कि सब लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देयर सोसाइटी। This difference in thinking creates conflict within the family and finally leads to tragedy. एंड ये जो उनके बीच में जो ये डिफरेंस है, थिंकिंग का जो डिफरेंस है, इस वजह से ही फैमिली के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नेक्स्ट, ट्रूथ एंड गिल्ट। द हिडन ट्रूथ अबाउट जोस क्राइम स्लोली कम्स टू लाइट, धीरे धीरे वो बाहर आता है। When Chris learns that his father is responsible for the deaths of many soldiers, he is shocked and disappointed. जब क्रिस को ये पता चला कि उसके पापा की वजह से ही इतने सारे सोल्जर्स मारे गए, वो शॉक हो गया, वो डिसअपॉइंट हो गया। फिर जो को लगा, रियलाइज हुआ कि जो वो डेड पायलट्स थे, डेड पायलट्स वर लाइक हिज ओन सन्स बिकॉज दे वर समवन्स चिल्ड्रन, वो भी किसी के बेटे थे। This realization fills him with deep guilt and जो finally guilty feel करता है। नेक्स्ट, ट्रेजिक एंडिंग। एंडिंग में क्या होता है? द ट्रेजेडी रीचेस इट्स क्लाइमैक्स व्हेन लैरी इज लेटर रीड। जब लैरी ने एक लेटर लिख के गए थे, लैरी वो जब लास्ट में रीड किया जो ने, तब इस प्ले में एकदम क्लाइमैक्स आ गया। उस लेटर में लिखा था लैरी ने कि लैरी को पता था कि उसके पापा ही जिम्मेदार है, उन्होंने ही ये क्राइम किया है।
एंड उसने क्या किया, वो भी एक पायलट थे, लैडी भी एक पायलट थे, वो क्या किया, वो इंटेंशनली प्लेन को क्रैश किया एंड डाइड. After learning the truth and understanding the consequences of his action, Joy feels completely broken. ट्रूथ जानने के बाद, सच जानने के बाद, उसने क्या गलती किया वो जानने के बाद, समझने के बाद वो एकदम टूट गया. वो गिल्ट लेकर वो नहीं रह पा रहा था. इस वजह से ही कमिट सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया. His death brings sorrow to the entire family. So we can say All My Son is a powerful modern tragedy because it shows the fall of an ordinary man caused by his own moral failure. ये जो ट्रेजेडी है ऑल माई सन, इसमें एक ऑर्डिनरी मैन को दिखाया गया है जिसकी खुद के वजह से ही उसका डाउनफॉल हुआ. Arthur Miller teaches that people must think beyond their personal interest and accept responsibility for society. लोगों को सोचना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोसाइटी के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारा, वो हमें सोचना चाहिए. सिर्फ हम खुद के बारे में सोच रहे नहीं, ऐसा नहीं होता है. The play reminds us that dishonesty, greed and selfish decision can lead to guilt, suffering and destruction. Through Joy Killer's tragic end, Miller delivers a strong message about morality, justice and human responsibility. Joy Killers के कैरेक्टर के थ्रू मिलर ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें दिया है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट मोरलिटी, जस्टिस एंड हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, वो मिलर ने दिखाया है इस प्ले के अंदर. ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, ड्रामेटिक टेक्सचर. डिस्कस व्हाई देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द ड्रामेटिक टेक्सचर ऑफ द genre of drama in literary studies. ड्रामेटिक टेक्सचर, व्हाई देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड ड्रामेटिक टेक्सचर को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑफ द genre of drama in literary studies. ड्रामेटिक टेक्सचर क्यों जानना चाहिए, व्हाई देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड. सो ड्रामा जो है वो लिटरेचर का एक स्पेशल फॉर्म है, क्योंकि इट इज रिटेन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज. आप सिर्फ पढ़ के ड्रामा को याद नहीं रख सकते, आपको देखना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा चीजों को. सामने से आप अगर कैरेक्टर्स को देखोगे तो आप प्ले के जो मेन आइडिया है उसको समझ पाओगे. सो जो प्ले है not only meant to be read but also to be seen and heard by an audience. To understand a play fully, you need to study its dramatic texture. अगर एक प्ले को हमें अच्छे से अगर समझना है तो पहले हमें इसकी जो ड्रामेटिक टेक्सचर है उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा. ड्रामेटिक टेक्सचर में क्या आता है, ड्रामेटिक टेक्सचर में डायलॉग आता है, स्टेज डायरेक्शन आता है, सेटिंग आता है, सिंबल, साउंड, रिदम, lighting, costume and other performance elements. These features make a play lively, meaningful and emotionally powerful. So dramatic texture होता क्या है? What is dramatic texture? Dramatic texture is the way a play creates its overall effect through words and performance. Dramatic texture एक ऐसा एक वे है जो कि प्ले में a play creates its overall effect. ड्रामेटिक टेक्सचर के थ्रू ही एक प्ले में इफेक्ट क्रिएट करा जाता है. डायलॉग प्रोवाइड होता है, सिंबल दिखाया जाता है, साउंड, गेस्चर, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, सब कुछ. सो इट इंक्लूड्स द लैंग्वेज यूज्ड बाय द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे, उनका एक्सप्रेशन क्या है, पॉजेस कहाँ पर वो पॉज ले रहे, कहाँ से स्टार्ट कर रहे, उनका हैंड गेस्चर कैसा है, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है, स्टेज सेटिंग एंड विजुअल एलिमेंट्स. अगर मान लो कि अगर आप एक परफॉर्मेंस देख रहे हो स्टेज में एंड उनका कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, वो लोग कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, एकदम कंप्लीटली साइलेंट. तो अगर कंप्लीटली अगर साइलेंस है पूरे हॉल में, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल रहा है, कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि वो क्या बोल रहे, क्या कर रहे.
समझ ही नहीं पाओगे। So these features help the audience understand the emotion, themes and ideas of the play. इन सारे फीचर्स की वजह से हम कैरेक्टर्स की इमोशन को देखते, थीम्स एंड आइडियाज ऑफ द प्ले। सो इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ड्रामेटिक टेक्सचर। ड्रामेटिक टेक्सचर जो है वो पहले तो है कि हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स बेटर, कैरेक्टर्स को हम अच्छे से समझते हैं थ्रू ड्रामेटिक टेक्सचर। The dialogue, tone of voice and body language reveal the true feelings and personality of the characters. जो कैरेक्टर्स की जो पर्सनालिटी है, जो ट्रू फीलिंग्स है, वो डायलॉग, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही रिवील होता है, दिखाता है वो लोग। समटाइम्स कैरेक्टर्स डू नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर इमोशन। कभी कभी क्या होता है कि वो अपनी इमोशन को डायरेक्टली नहीं दिखाता है, उनके एक्शन के थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ वो ये बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? रिवील्स हिडन मीनिंग्स। मेनी प्लेज कंटेन मीनिंग्स दैट आर नॉट डायरेक्टली स्पोकन। एक डीपर मीनिंग्स होता है कुछ कुछ प्ले के अंदर, लेकिन वो जो डीपर मीनिंग्स है वो सिंबल्स के थ्रू, साइलेंस के थ्रू, पॉजेस के थ्रू एंड स्टेज मूवमेंट्स द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड हिडन इमोशन, रिलेशनशिप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। दिस डीपर मीनिंग इज कॉल्ड सबटेक्स्ट एंड ये जो डीपर मीनिंग है इसको सबटेक्स्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है it creates mood and atmosphere. The setting, lighting, music and stage design create the mood of a play. प्ले का एक वाइब लेकर आता है, मूड लेकर आता है। अगर डार्क स्टेज है तो आपको क्या लगेगा कि जो प्ले है वो सैड प्ले है, कुछ ट्रेजेडी होने वाला है। लेकिन अगर ब्राइट लाइट्स, चीयरफुल म्यूजिक है तो वो हैप्पीनेस क्रिएट करता है, आपको लगेगा कि शायद कुछ कॉमेडी है या फिर रोमांस है। So these elements help the audience feel the emotions of the story. Next, it improves the performance experience. Drama is meant to be performed. Drama मतलब ही आपको perform करना है, stage में perform करना है। Understanding dramatic texture helps readers imagine how the play will look on stage. It also helps actors and directors present the story in a more effective and meaningful way. नेक्स्ट एक्सप्लेन्स द प्ले राइट्स पर्पस। प्ले राइट का क्या पर्पस था, पर्पस है। एवरी प्ले राइट यूजेस ड्रामेटिक टेक्निक्स। सारे प्ले राइट्स ड्रामेटिक टेक्निक्स का यूज करते हैं अपने आइडिया को दिखाने के लिए, अपनी मैसेज दिखाने के लिए। बाय स्टडीइंग ड्रामेटिक टेक्सचर, रीडर्स कैन अंडरस्टैंड द थीम्स, वैल्यूज एंड सोशल इश्यूज प्रेजेंटेड इन द प्ले। नेक्स्ट मेक्स लिटरेरी एनालिसिस मोर कंप्लीट। स्टडीइंग ओनली द प्लॉट इज नॉट इनफ। आप सिर्फ प्लॉट को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा कि प्ले में क्या है। सो ड्रामेटिक जो टेक्सचर है हेल्प स्टूडेंट्स एनालाइज द लैंग्वेज। आप लैंग्वेज को अच्छे से समझते हो बिकॉज ऑफ ड्रामेटिक टेक्सचर। सिंबल को देखते हो, क्या क्या इमेजरी का यूज किया गया है, परफॉर्मेंस टेक्निक्स। दिस गिव्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले एज अ कंप्लीट वर्क ऑफ आर्ट। ड्रामेटिक टेक्सचर की वजह से ही एक जो वर्क है वो कंप्लीट दिखता है, क्योंकि उसमें क्या क्या होता है, सिंबोलिज्म के यूज होता है, प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर इमेजरी, ऐसा कुछ टेक्निक्स का यूज होता है, जिस वजह से जो वो प्ले है वो एकदम कंप्लीट वर्क दिखता है। So understanding the dramatic texture of drama is essential in literary studies because it connects the written script with its stage performance. जो लिखा गया है वो स्टेज में परफॉर्म करना है। इट इज एसेंशियल इन लिटरेरी स्टडीज क्योंकि इट कनेक्ट्स द रिटन स्क्रिप्ट विद इट स्टेज परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ पाते हैं हम लोग, उनके इमोशन को, कैरेक्टर्स का जो इमोशन है, जो प्ले का जो हिडन मीनिंग्स है, जो मूड है, द प्ले राइट्स मैसेज। ड्रामेटिक टेक्सचर मेक्स अ प्ले रियलिस्टिक, एंगेजिंग एंड मेमोरेबल। आप चीजों को विजुअलाइज करते हो, आप अपने जो भी चीज को पढ़ा है, जो भी प्ले को आपने पढ़ा है, जो भी राइटिंग को आपने पढ़ा है, वो आप खुद के सामने आप प्ले होते देख रहे हो तो वो ज्यादा हमारे दिमाग में याद रखता है, दिमाग में एकदम बैठ जाता है वो चीज। So therefore it is an important part of studying and appreciating drama as a unique and living form of literature. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा।
अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।